अच्छा, तब कल हम लोग कोड कर रहे थे ना, और देख रहे थे चीज़ें बड़ी क्या थी, सिस्टमेटिक थी। जैसे तुमसे हम कहें वैसे ही ये भी करोगे। पहले भाई देखो, सबसे पहले एक फाइल है जिसे क्या करना है, जिसमें से डेटा रीड करना है, इसलिए यूज़ किया क्या, फाइल इनपुट स्ट्रीम। जब भी किसी फाइल से डेटा रीड करना होता है तो इस क्लास का यूज़ होता है। इसके बाद वो फाइल जो थी एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल के लिए को रीड करने के लिए डेटा एक एपीआई है जिसका नाम क्या है, अपाचे POI। हमें उसका यूज़ करना होगा। उसमें उन लोगों ने एक क्लास बनाई है क्या, XSF वर्कबुक। आपको इसका यूज़ करना है। आपको ऑब्जेक्ट बनाना है किसका, XSF वर्कबुक का, है ना। और उसमें अपना XSF वर्कबुक क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड, उसी के अंदर भेजना है ये फाइल इनपुट स्ट्रीम का क्या, ऑब्जेक्ट। वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका। इसके बाद सिंपल है भाई, वर्कबुक के बाद शीट का नंबर आएगा, तो आपने मेथड कॉल किया क्या, गेट शीट, शीट का नाम भेजा, इसने आपको शीट का ऑब्जेक्ट बना के दे दिया। शीट के अंदर रो है, तो फिर आपने फिर मेथड यूज़ किया गेट लास्ट रो नम, जिसके सहारे आप निकाल सकते हैं कि पेज पे कितनी, शीट के अंदर कितनी रोज हैं। रोज का मतलब वैसे तो एक्सेल में हजारों रो होती हैं, जहां तक डेटा क्या है, रिटेन है, लास्ट रिटेन रो, लास्ट रिटेन रो या लास्ट एक्टिवेटेड रो, उसका काउंट दे देगा। आपने लूप लगा दिया 0 से लेके कहाँ तक, रो काउंट तक, जिससे एक एक, अब भाई 0 से क्यों लगाया, क्योंकि ये जब रो तुम्हें उठाना होगा तो अरे तुम्हें जब नंबर पास करना होगा तो ये काउंटिंग कहाँ से करता है, 0 से करता है। अब भाई देखो शीट है, शीट में कितनी रो है उनका काउंट है। अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम्हें सिंपल सी ये चीज़ चाहिए कि अब वो एक एक करके सारी रो उठानी है। उसके लिए मेथड है, देखे थे कल, गेट रो, रो का नंबर भेजो, उस रो पे पहुंच जाएगा। रो के नंबर की जगह हमने क्या भेजा, आई भेजा, क्योंकि आई हर बार क्या होगा, चेंज होगा। आई जो है हर बार क्या होगा, चेंज होगा, तो हर बार अलग अलग रो के ऊपर क्या आएगा, फोकस आएगा। जब रो के ऊपर फोकस आ जाएगा, जब जब एक रो के आए तो ये निकाल लेंगे कि रो के अंदर सेल कितनी। इसके लिए मेथड है गेट लास्ट सेल। इसके बाद सेल का काउंट मिल जाएगा। अब सेल का काउंट मिलने के बाद, चलो इन्होंने कुछ ऐसे कोड किया है, सेल का काउंट मिल जाएगा तो कहेंगे अभी देखो, सेल का काउंट मिल जाएगा, फिर एक लूप लगा दिया। लूप के अंदर लूप देखो, एक ये जो लूप है ये किसके लिए बना है, रो के लिए, और ये जो लूप है रो के अंदर के सेल्स के लिए। एक रो के अंदर सारी सेल होंगी, इसीलिए लूप के अंदर लूप। दूसरा लूप है तो आई की बजाय भाई हम जे से करेंगे, जे बराबर 0 से लेके सेल काउंट -1। और देखो यहाँ -1 किया है, यहाँ -1 नहीं किया है, क्योंकि ये अपने आप ही एक घटा के देता है और ये ऐसा नहीं करता। इसके बाद J++ और इसके बाद एक मेथड क्या, रो डॉट गेट से, है ना, जिससे तुम्हें मिल जाएगा क्या, सेल का ऑब्जेक्ट। गेट सेल आपको क्या देगा, सेल का ऑब्जेक्ट। और इसके बाद आप मेथड कॉल करो गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा क्या, डेटा, है ना। अच्छा, ये शायद इस मेथड में निकाल रहे हैं क्या, गेट इंडेक्स नंबर ऑफ डेटा, जो हम कल बोले थे कि एक कोई डेटा हो तो उसका क्या निकालो, ये बताओ कि उसकी रो कौन सी है और उसकी सेल कौन सी है। इसलिए ऐसा इन लोगों ने कोड लिखा होगा। इसीलिए इन लोगों ने देखो ये मैच कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं मैच, और मैच करने के बाद ब्रेक कर रहे हैं। अगर डेटा वो मिल जाए तो आगे रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और उसको इस तरह से दे दें। चलो ठीक है, इसी हिसाब से इन्होंने इसीलिए यहाँ पे भी एक कंडीशन लगाई थी, ठीक है। चलो अच्छा, तो ये बात समझ में आ रही है सबको, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है ना, सिमेट्रिकल है, एकदम सिस्टमेटिक है।
अब इसमें कुछ चीज़ें और देखनी है। मान लो यही मेरा डेटा XLS फाइल के बजाय, सॉरी XLS X के बजाय XLS X में रखा था ना, उसका एक्सटेंशन XLS X था, इसलिए आपने यूज किया था एक्सेस ऑफ वर्क बुक। अगर यही सेम डेटा XLS फाइल में लिखा और आपसे कहा जाए रीड करने को, हम कहते हैं चलो एक काम करते हैं, इन्होंने कोड लिखा, ये कोड है ही ना, वही वाला कल वाला कोड है ना, आई थिंक वही है, लेकिन है तो वही लॉजिक ना, गेट ऑल सीट डेटा, इसी के ऊपर फोकस करते हैं कि जो हम लोग कल सारा डेटा प्रिंट नहीं करा रहे थे, उसी की बात करते हैं। ये देखो यही है ना, वही सिंपल लॉजिक तो है, ठीक है। पहले फाइल इनपुट स्ट्रीम पर, फिर वर्कबुक का ऑब्जेक्ट, फिर उसके बगल वाले क्लास ये इसमें है, चलो कहीं भी हो, चीज़ तो क्या है, सेम ही है, लॉजिक क्या है, सेम ही है। अब ये बुक न्यू से डेटा उठाया गया है। अगर हम कहें हमें बुक न्यू से नहीं, मेरे पास एक और फाइल थी, उसका नाम बुक ओल्ड था, और इसका एक्सटेंशन जो था वो डॉट यही था ना, ये था। पहले फालतू डेटा हटा देते हैं। अब हम कहते हैं भाई हम कहाँ से उठाना चाहते हैं, बुक ओल्ड, और इसका एक्सटेंशन XLS X नहीं है, क्या है? अगर XLS X दे दोगे, इस नाम की कोई फाइल ही नहीं है, तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा, है ना। तो हम इस नाम की तो फाइल है ना, bookOld.xls, अब रन करते हैं। अब भी क्या आ गई, एरर आ गई, लाइन नंबर किस पे, 25 पे, यही एरर आ गई, इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना। तो आज से सब लोग ये रीजन जान लो। रीज़न बड़ा बेसिक सा है कि क्योंकि ये जो क्लास है एक्सेस ऑफ वर्कबुक, ये सिर्फ XLS X फाइल को रीड करने के लिए बना है। XLS फाइल को रीड करने के लिए ये क्लास नहीं है। अच्छा, अगर XLS में रीड करनी हो तो एक काम करते हैं, ये कोड है ना, इस कोड को क्या करते हैं, कॉपी, एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड रीड XLS X डेटा। ये वही कोड है ना, ये किसमें से डेटा उठा रहा है, तो वही है भाई, एट थ्रोज डिक्लेरेशन तो करना पड़ता है ना। अब मान लो ऐसे ही हमें डेटा रीड करना है, लेकिन अब रीड करना है हमें XLS फाइल से, ठीक। और एक मिनट, इसका नाम क्या था, बुक न्यू, नहीं XLS X, और ये वाला कोड लिखे हैं किससे उठाने के लिए, XLS। चलो यही वाला XLS वाला ही कॉल करते हैं मेथड, देखते हैं रीड से रीड तो नहीं किया ना, देखा आपने, फिर से चला के देख लो, फिर से एक्सेप्शन आएगी। लाइन नंबर 21 में 21 पे ये कॉल हुआ है, देखो पूरा देखा करो, एक्सेप्शन 21 है, ये तो बता रहा मेन मेथड कॉल हुआ है, मेन मेथड में फिर मेन मेथड कॉल हुआ है, उसकी लाइन नंबर 31 में एक्सेप्शन आई है, कहाँ, यहाँ। क्यों? क्योंकि XLS फाइल को, XLS को एक्सेस ऑफ वर्कबुक रीड नहीं कर सकता। इसके लिए इन लोगों ने जो क्लास बनाई है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि सर क्यों नहीं रीड कर सकता? यार क्योंकि दोनों अलग हैं, तुमको भले सामने से एक जैसे दिखते हो,
देखा था ना, साइज में फर्क 3 गुने का था। इंटरनली आर्किटेक्चर से लेके हर चीज दोनों की क्या है, अलग है। तो ये वाला कोड एक्सएलएस एक्स को तो रीड कर पाएगा, लेकिन एक्सएलएस को रीड नहीं कर पाएगा। इसीलिए इन लोगों ने एक और क्लास बनाई जिसका नाम रखा HSSF वर्कबुक। ठीक है, और देखो एरर दे रहा है क्योंकि इंपोर्ट नहीं हुआ है। जरा इसको यहां पे भी करो, ये क्या करो, इंपोर्ट करो। फिर एरर दे रहा है कि गेट शीट आपको एक्सेस, जैसे HSSF वर्कबुक है ना वैसे HSSF शीट है, बस दोनों में यही अंतर है, एक्स और एच का। कोड में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन नाम में जो तुम्हें यूज करना है, देखो वही कोड लिखे थे, बस हम जगह जगह जाके जहां जहां XSF था वहां वहां हम क्या करने जा रहे हैं। अब कहाँ एरर है, अब चला दो, आ गया ना, बहुत अंतर था। देखो तो कोड वही क्या था, सेम था। अब इस चीज को जरा कंपेयर इस बात से करो, क्रोम और फायरफॉक्स से। सोचो, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम पे काम करते हो, फायरफॉक्स ड्राइवर पे बना के ऑब्जेक्ट बना के फायरफॉक्स ड्राइवर पे करते हो। तुम्हें सोचो दोनों में कुछ अंतर होता है काम में, कस्टमर के लिए नहीं ना, सेम वही काम दोनों में करना है, लेकिन दोनों हैं अलग अलग। तो श्रेणी वाले इतने समझदार थे, उन लोगों ने एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या रखा, वो एक इंटरफेस बनाया जिसका नाम क्या रखा, वेब ड्राइव। एक पेरेंट जिसके अंदर सिर्फ मेथड डिक्लेयर किए, दोनों अलग अलग ढंग से बनाना चाहते थे, इसलिए मेथड सिर्फ क्या किए, डिक्लेयर किए। मेथड सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए और दोनों क्लासेस में उसे क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। एक्सटेंड नहीं किया भाई, इम्प्लीमेंट। इंटरफेस क्लासेस में एक्सटेंड नहीं होता, क्या होता है, इम्प्लीमेंट। उसके सारे मेथड यहाँ बनाए। अब इसका ऑब्जेक्ट बना के भी उसमें रख सकते हैं, उसका भी बना के रख सकते हैं। जिस भाई जो पेरेंट है, इंटरफेस है, उसका मेथड तो दिखाई देने में काम आता है, चलेगा कौन सा, चाइल्ड वाला। क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्रोम पे चलेगा, फायरफॉक्स तुम्हारा एकदम परफेक्ट काम। हम कह रहे हैं तुम सेलेनियम में 1 लाख लाइन का क्रोम ड्राइवर पे के लिए क्या लिख लो, कोड लिख लो, लेकिन उसको फायरफॉक्स पे चलाना है तो बस क्या करना है, क्रोम ड्राइवर से फायरफॉक्स ड्राइवर करना है, बाकी सारा कोड उसी पे चलता है कि नहीं चलता। वही बताओ, जब ये लोग ये चीज देखे कि एक्सएलएस है, एक्सएलएस एक्स है, दोनों में फंक्शनैलिटी क्या है, सेम है, काम सेम है, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। 2 अलग अलग क्लास बनाए, लेकिन ये लोग पागल नहीं थे। इन लोगों ने भी, याद रखो क्या बनाया, सबसे पहले एक इंटरफेस बनाया, और जानते हो उस इंटरफेस का नाम क्या था, वर्कबुक। उसके अंदर सारे मेथड बनाए, डिक्लेयर किए, जैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनते हैं, बस नाम, कोई बॉडी नहीं, दिखने वाले मेथड बनाए। गेट शीट ऐड, कोड नहीं लिखा, और उस वर्कबुक इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया 2 क्लासेस में, XSF वर्कबुक में और HSSF वर्कबुक में। XSF वर्कबुक ने भी वही मेथड बनाए उसी नाम के, लेकिन अलग कोड रखा। HSF ने अलग बनाए और क्या रखा, अलग कोड रखा, है ना, अलग बनाया और क्या कर रखा, अलग कोड रखा। दोनों ने क्या किया, सेम ही किया, लेकिन दोनों ने कोड अलग अलग लिखा। अब बताओ, जब उन लोगों ने इतना किया है तो हम पागल हैं कि HSSF वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बना के HSSF में रखेंगे, जब इसका पेरेंट कौन है, वर्कबुक है, तो इसमें रखे ना यार, जिससे कि ये कोड दोनों के काम आ सके। अभी तो हम 2 मेथड बना दिए ना यार, हम एक में ही दोनों का काम कर सकते थे, एक ही कोड दोनों के लिए काम
बंद कर दो यार, हैं? दोनों में एक ही कोड दोनों के लिए काम कर सकता है। और देखो ये लोग इतने समझदार थे, सिर्फ ये नहीं किए, और इनके बारे में सुनो। देखो शीट जो थी, एक एक्सेसअप शीट थी, एक एचएसएफ शीट थी। शीट में भी काम दोनों में क्या थे, सेम थे। तो ये लोग शीट नाम का भी एक इंटरफेस बनाए। क्या बनाए? शीट नाम का इंटरफेस बनाए। वहां मेथड डिक्लेयर किया, उसे 2 क्लासेस में इंप्लीमेंट किया, एक्सेसअप शीट में और एचएसएफ शीट में। सेम ऐसा ही और क्या, इन्होंने रो नाम का एक इंटरफेस बनाया, उसे एक्सटेंड किया 2 क्लासेस में, एक्सेसअप में और एचएसएफ में। सेल नाम का एक इंटरफेस बनाया, उसे एक्सेसअप सेल में और एचएसएफ सेल में। और इनके इस जो इन लोगों ने दिमाग लगा बनाया, अगर तुम दिमाग से यूज कर लो तो तुम्हें 2 मेथड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी काम करते हैं, कोई भी एक हटा दो, कोई भी एक हटाओ। चलो ये हटा देते हैं। कह रहे हैं ये सब क्या है? ये देखो, है ना, छोटा सा कोड है। अब यही दोनों के काम आएगा। बस एचएसएफ वर्कबुक का बनाया, वर्कबुक में रखा। ये गेट शीट मेथड दे तो रहा है किसका ऑब्जेक्ट? एचएसएफ शीट का, लेकिन पेरेंट में भी तो रखा जा सकता है, और पेरेंट का नाम सिर्फ क्या है? शीट। अच्छा, कभी ये कंफ्यूजन आए, हाँ आ जाएगी भाई, देख लो। जैसे यहाँ देखो, शीट नाम के 2 ऑप्शन आ गए ना, कौन सा यूज करें? दोनों का नाम क्या है? सेम ही है ना, तब एक्सटेंशन कहाँ यहाँ काम आएगा? लो भाई देखो ध्यान से। तो जब याद करना ना, जैसे 2 शीट है, कौन सी यूज करें? हम अभी झटके में ये ऊपर वाली यूज कर ली, एरर मार दिया। हाँ, तो देखो दोनों अपाचे पीओआई के ही, लेकिन ध्यान से देखना, एक में एसएस लिखा है और एक में एसएल लिखा है। हम जो ये रीड करते हैं एक्सेल ना, इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। एसएस मतलब क्या? स्प्रेड शीट। तो याद रखना तुमको एसएस चुनना है, एसएल नहीं। चलो, यहाँ पे भी गेट रो किया है। एचएसएफ रो में क्यों रख रहे हो? कहाँ रखो? रो में। और नीचे आ जाओ, सिर्फ किसमें? सेल। देखो 3 आ रही है ना, पकड़ो डॉट एसएस वाले को, बस हो गया। तो भैया चला लो, यही कोड आपका। इसका नाम अब एक्सएलएस एक्स क्यों रख रहे हो? अब नाम क्या रख दो? अरे यार यही दोनों के लिए काम कर जाएगा ना, तो हम नाम अब अच्छा सा रखे। रीड डेटा, पहले मेरी मजबूरी थी, वो अलग काम कर रहा था, वो अलग काम कर रहा था, दोनों का अलग अलग नाम रख रहे थे। आज वही मेथड दोनों काम कर ले रहा है, तो हम गाय को 2 अलग अलग नाम रखेंगे, या किसी एक से मिलता जुलता नाम रखेंगे? हम तो कॉमन नाम रखेंगे जो दोनों के लिए जस्टिफाइड हो। अब देखो, अब इसको चला के देखो, परफेक्टली आया। और बुक न्यू करनी है, जो कौन सी थी? एक्सएलएस एक्स। लाइन नंबर 29 में, 39 में, 39 में क्या दिक्कत है भाई? ओहो, यहाँ भी लिखा है। अच्छा, अब एक्सएलएस का करना है तो एक जगह जाके चेंज करना है, एच की जगह क्या कर देना है? एक्स कर देना है। बाकी के कोड में कुछ भी चेंज नहीं करना है। अच्छा, और अच्छा जुगाड़ लगाना चाहो तो जानते हो क्या कर सकते हो? जैसे अभी यहाँ बदलना पड़ रहा था ना, ये बदलने से भी मुक्त हो सकते हैं।
कि ये भी बदलने की ज़रूरत न पड़े। फाइल का नाम पता है कि नहीं ये बताओ, यही है ना। मान लो हम लिख देते हैं देखो, हम कहते हैं यार क्यों यहाँ से दे, जो कॉल करे और पैरामीटर से दे देना, स्ट्रिंग फाइल पाथ, और यहाँ यूज़ कर लें क्या, फाइल पाथ, और कॉल करेगा जो बंदा वो यहाँ से भेजेगा, बात खत्म। तो फाइल पाथ हम ले रहे हैं ना, तो यार बताओ जो फाइल का पाथ है तो स्ट्रिंग ही ना। अगर हम लिखें फाइल पाथ, देखना ध्यान से, हम लिख रहे हैं इफ, क्या लिख रहे हैं, इफ, क्या लिखा, फाइल पाथ। तुम्हें पता है स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड इक्वल्स होता है, एक इक्वल्स इग्नोर केस होता है, और एक क्या होता है, कंटेन्स ना। तो हम लिख रहे हैं कंटेन्स और रख रहे हैं क्या, डॉट एक्सएलएस एक्स। बताओ एक्सएलएस एक्स किसके, डॉट एक्सएलएस एक्स किसके नाम में आएगा, एक्सएलएस एक्स फाइल में आएगा ना। तो यार हम ये दिमाग न लगा दें, देखना ध्यान से, और फिर एल्स, और हम लिख दें क्या, एच। तो अपने आप वो फाइल के नेम में चेक करेगा, एक्सएलएस एक्स होगा तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक्सएलएस होगा तो इसका बनाएगा। हमें ये जो भी जाके बदले थे ये बदलने की जरूरत भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना परफेक्ट अब ये। और कोई कमी ही कमी, एरर ही एरर दे रहा है, क्योंकि भाई किसी इफ के अंदर डिक्लेयर्ड वेरिएबल इफ के बाहर काम नहीं करेगा ना यार, बताया गया है। बराबर क्या कर दो, नल ऊपर डिक्लेयर कर दो। अब देखो आपका कोड एकदम परफेक्ट है, कोड में झांकने की ज़रूरत ही नहीं है, बस यहीं से मेथड कॉल करो, फाइल का नाम भेजो, अपने आप पता लगा लेगा फाइल क्या है, एक्सएलएस है कि एक्सएलएस एक्स है। एक्सएलएस एक्स होगा उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, नहीं होगा दूसरा होगा तो उसका अपना। लो जी, चल गया ना। बुक न्यू के लिए भी ये कोड चल रहा है, बुक ओल्ड के लिए भी परफेक्टली चल रहा है ना। बड़ा दिमाग लगा के बनाए उन लोगों ने, नहीं। अगर यही ये सिस्टम नहीं बनाए होते तब तो फिर क्या होता है, अगर दोनों का कोड लिखना पड़ता तो मेरी मजबूरी होती, दोनों का हम क्या लिखते हैं अलग अलग, है ना। कितने समझदारी से बना दिया इन्होंने, ठीक है। अब लेकिन इसके बारे में भी कुछ चीज़ें और समझनी है। जैसे तुम देखो डेटा जब भी हम जो भी रीड कर रहे थे, अब तो हम दोनों ही रीड कर रहे हैं, अभी किसका कर रहे हैं, बुक ओल्ड को ना। यहाँ याद रखना ऐसे डेटा लिखा था कि नहीं, लिखा था कुछ डेटा ऐसे ना, बोलो। ऐसे डेटा लिखा था ना, तुम देखे होगे। जब रीड करना हुआ, कोड चलाना हुआ तो हम गए थे डिलीट कर दिए थे। काउंट के सामने तुमको दिखाए थे, लेकिन जब चलाना हुआ तो जाके क्या कर दिए थे, डिलीट कर दिए थे। क्यों कर दिए थे, चलो एक चीज़ और दिखाते हैं। सब छोड़ो दुनियादारी, ये देख रहे हो ये खाली है ना, ये इसमें लिख दिया ना। अब चला के देखते हैं, मतलब जब रो की एक एक सेल क्या कर रहा है, निकाल रहा है उसका डेटा, अगर बीच में कोई ऐसी सेल मिल गई जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसे कहते हैं कोई सेल एक्टिवेटेड नहीं है, आगे भले डेटा है यहीं आके फंस जाएगा, ये याद रखना है। जैसे और एक चीज़ दिखाते हैं, ये वाला हटा देते हैं, ये गलती, चलो ये हटा दी ना। कोई एरर नहीं आई, जबकि यहाँ खाली है, जबकि यहाँ बुक ओल्ड ही कर रहे हैं ना।
जबकि ये खाली है। ये अब सही है, एक बार लिख के मिटाओगे, एक बार लिख के मिटाओगे तो कहेगा ठीक है कि ब्लैंक है इसके अंदर। लेकिन कभी कोई ऐसी सेल आ गई जो कंप्लीटली क्या हो, अनटच्ड हो, यार ब्लैंक तो ये भी है बट ये अनटच्ड है, इसमें कभी कुछ लिखा नहीं, लिख के मिटा दिए तो लिखे तो कुछ लिखे, मिटाए तो बचा क्या, ब्लैंक, इसको छुए ही नहीं। अगर ऐसी सेल पड़ेगी रास्ते में तब नहीं कर पाएगा। कैसे जान रहा है, वो जाके देख रहा है अनटच्ड है ये। अब अगर ऐसी समस्या फंसती है, इसी वजह से यहां आओ, तुम लोगों को मेथड बताया गया था गेट सेल, याद है? और कुछ और बात इसके बारे में याद है? ये ओवरलोडेड था, हम बोले भी होंगे, हम कोई भी इंपॉर्टेंट चीज स्किप नहीं किए होंगे क्लास में कभी भी। और इस बात पे ध्यान दिलवाया होगा कि देखो गेट सेल नाम के दो मेथड हैं, एक आर्गुमेंट के साथ है और एक दो आर्गुमेंट है। जो दो आर्गुमेंट वाला यही काम का है, यही यूज करेंगे हम हमेशा, क्योंकि इसमें पहला आर्गुमेंट तुम्हारा बताता है सेल का नंबर और दूसरा बोल रहा है क्या, मिसिंग सेल पॉलिसी। जो तुम्हारी सेल थी वो मिसिंग थी, अनटच्ड थी, अनएक्टिवेटेड थी ना। तो यही मेथड आपको दूसरा पैरामीटर इसमें भेजना है, क्या, मिसिंग सेल पॉलिसी का ऑब्जेक्ट। कैसे भेजोगे, बनाना नहीं है, बस लिखना है आपको मिसिंग, कंट्रोल स्पेस कर दिया गया ना, सेल पॉलिसी डॉट क्रिएट नल एज ब्लैंक। याद रखना ये कोई मेथड नहीं है, मेथड होता तो पैरामीटर होता ना, है ये क्या, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक और एफ भी लिखा है, कैसा, फाइनल। अब वो आया था ना दिक्कत, आई? अब भले मिसिंग सेल रहेगी, मिसिंग सेल को ब्लैंक की तरह ट्रीट करेगा। अगर ये कंसेप्ट यूज नहीं करोगे तो मिसिंग सेल को ब्लैंक की तरह ट्रीट नहीं करेगा, तुरंत वहीं एक्सेप्शन मार देगा। और एक्सेप्शन भी आती, नो नल पॉइंटर एक्सेप्शन। आई बात समझ में? तो अब से कोड करोगे तो गेट सेल में दो पैरामीटर भेजोगे ना, ये झंझट ही खत्म। अगर गलती से कोई मिसिंग सेल होगी भी तो एरर एक्सेप्शन नहीं मारेगा। अच्छा, एक काम और, बंद क्यों कर दिए, चलो अच्छा आया ना, लाइन नंबर 30, ये तो बता ही रहा है क्योंकि ये मेथड कॉल हुआ है। लाइन नंबर 54 पे, यार ये जो रो है ये भी नल है, क्योंकि कुछ रो ऐसी दिखी आपको ना, कुछ रो ऐसी थी जो क्या थी, अनटच्ड थी ना, इस वजह से। तब इसमें आया नहीं, आया ना, इसमें तो दो पैरामीटर वाला नहीं है किसी हिसाब किताब, लेकिन एक्सेप्शन आई थी। अच्छा पहले चेक करो एक्सेप्शन क्या आई है, पहले ये चेक किया करो। किस लाइन पे आई, लाइन नंबर इस पे आई 54 पे, मतलब रो क्या है, नल है, रो का ऑब्जेक्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, रो का ऑब्जेक्ट मिला, सबके लिए मिला, लेकिन इसके लिए जब यहाँ पहुंचा तो मिलना बंद हो गया, जो ब्लैंक वाले थे, अनटच्ड थे। तो अब इसका सलूशन क्या है फिर बताओ? अरे यार कंडीशन लगाना भी सीखो, दिमाग लगाना जिसे कहते हैं। अगर लिख दो इफ रो डबल इक्वल टू क्या, नल, कि अगर रो का ऑब्जेक्ट क्या आया, नल आएगा, जिस रो में पूरा खाली रहेगा, तो वहीं लिख दो क्या, कंटिन्यू, लूप यहीं से फिर वापस जाके आगे बढ़ जाएगा, वो फालतू की लाइनें चलाएगा ही नहीं। अब
अब एकदम क्या है, परफेक्ट है। ठीक है, तो ये भी है, थोड़ा दिमाग भी लगाओ, चीज़ें जहाँ फेल हो रही हो, ये हो रही हो, अब अपना क्योंकि काम भी करोगे तो वहाँ तो अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और हर कदम पे लॉजिक इस्तेमाल होंगे, हर कदम पे एरर्स आएंगी, चाहे एक्सेल का कोड लिखोगे, चाहे सेलेनियम का लिखोगे, किसी का भी लिखोगे। तो इसलिए अब अपना दिमाग लगाना, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको पढ़ना, लाइन पकड़ना, फिर उस लाइन में ये आ रहा है, क्यों आ रहा है, जितना पढ़े हो उसको फिर याद करना। समझ रहे हो? तो चलो, अब आपका ये क्या है, एकदम परफेक्ट है। तो अब आपको ये भी पता हो गया। और क्या गलती आपसे होगी कभी कभी, ये देखो, अगर ये गलती हो गई तो इसकी भी कोई माफ़ी नहीं है। प्योर नंबर है, चलाओ। किस पे आया है, लाइन नंबर 30 में, लाइन नंबर जो मेथड कॉल हुआ है उसके 61 पे, मतलब यहाँ सेल में। और जानते हो किसके लिए आया होगा? जैसे शुरू में नहीं जानते हो, एरर आ गया, तब एक एक लाइन डिबग करके देखोगे, पहले चक्कर में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तब कभी तो फेल होगा। इतनी चीज़ों के लिए में तो समय लगता है। और फेल क्यों हुआ है कि भाई देखो, मेथड कॉल कर रहे हो गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, और वहाँ डेटा क्या रखे हो, न्यूमेरिक, तो नहीं रीड कर पाएगा भाई। ये प्रॉब्लम, एक चैलेंज आएगा। इस चैलेंज का एक सलूशन क्या है कि अगर तुमको लगता है कि ये नंबर हमें डालना है, तो नंबर के पहले हम लोग को अगर नंबर डालना होता है ना, फॉर द सेफर साइड, नंबर के पहले एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, या जिसको बोलते हैं क्या, एपॉस्ट्रॉफी, वो लगा देते हैं। गलत ये। तो पहले ये बताओ, ये एक्सेल फाइल की सेल थोड़ी बदल गई होगी, कहाँ गया ये? देखो फिर से करते हैं, कंट्रोल जेड, ओहो कंट्रोल जेड, देखो फिर से बड़ा करते हैं। अब देखो यही नंबर है ना, 87687687 ना। अब ये क्या है भाई, ये सेल है। अब ये नंबर है तो नहीं रीड कर पाएगा। इसी नंबर के जस्ट पहले एक एपॉस्ट्रॉफी बनाओ, ध्यान से देखना, इसका ऊपर का कोना हरे रंग का लग गया ना, एक टैग सा। ये जानते हो क्या किया, नंबर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब कर दिया ना, अब झंझट नहीं आएगी। चाहो चेक करना तो चेक कर लो, तुम्हारा नंबर आया होगा। तो अगर 2 4 6 जगह नंबर इस्तेमाल करना हो शीट में, तो हर नंबर के पहले क्या कर लगा देना, एपॉस्ट्रॉफी। अब वो नंबर स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। लेकिन फिर एक चैलेंज आ जाता है, बहुत सी बार ऐसा होता है हमको डेटा यूज़ करना है, और जो एक्सेल फाइल है उसमें सैकड़ों जगह क्या है, हाँ भाई अलग अलग जगह, मेरे पास 250 एक्सेल फाइल है जो रीड करनी है, और सब में सैकड़ों जगह क्या है, वो है सिंगल एपॉस्ट्रॉफी, सॉरी उसमें न्यूमेरिक डेटा है। तो कोड चलेगा तो क्या होगा, वही वाला एक्सेप्शन आएगा, गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू। या तो फिर ऐसा करो, बड़ी मेहनत काम हो जाएगा ना, तुम्हारे पास 50 फाइल हो, हर फाइल के अंदर 5-7 क्या हो, शीट हो, हर शीट के अंदर 50 क्या हो, डेटा हो जो न्यूमेरिक हो, तब तो यार बड़ी मेहनत हो जाएगी। हर शीट में घुसो, चेक करो, एपॉस्ट्रॉफी लगाओ 50 जगह, फिर दूसरी शीट में जाओ, फिर तीसरी, फिर एक फाइल खत्म हो दूसरी उठाओ, ऐसे करोगे तब तो क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा ना, 2 4 6 दिन लग जाएगा सब पूरा शीट को क्या करने में, अपडेट करने में। तो इसी वजह से इन लोगों ने एक ऑप्शन और दिया। क्या दिया, एक मेथड और होता है, जैसे गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू मेथड है, वैसे है मेथड गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू। इसका काम है न्यूमेरिक डेटा उठाना। लेकिन फिर चैलेंज, हमें कहाँ पता है कि कहाँ न्यूमेरिक रखा है और कहाँ क्या रखा है, स्ट्रिंग रखा है।
गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू न्यूमेरिक डेटा उठाने के काम आएगा, गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू स्ट्रिंग डेटा, लेकिन हमें पता ही नहीं कहाँ न्यूमेरिक है और कहाँ स्ट्रिंग है, वो तो बिखरा पड़ा है शीट में। तब इन लोगों ने एक जुगाड़ इसके लिया दिया, हमें पता होना होगा ना कि सेल का टाइप क्या है, आखिर न्यूमेरिक है वो कि स्ट्रिंग है। तो एक जुगाड़ और दिया जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी सेल का टाइप क्या है। तो सेल डॉट एक मेथड दिख रहा होगा गेट सेल टाइप, ये दे रहा है सेल टाइप का ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे डॉट लगाओ और अब यहां पे लिखो मेरा कौन सा है सेल का टाइप। अगर मान लो न्यूमेरिक, सब चलो न्यूमेरिक मान लो न्यूमेरिक, तो ऐसे एक कंडीशन लगाओगे, इफ सेल डॉट गेट सेल टाइप डॉट न्यूमेरिक डबल इक्वल टू सेल टाइप डॉट न्यूमेरिक, तब ये वाला कोड चले, कौन सा, ये वाला, और एल्स ये वाला गेट अब बताओ बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा। वही जुगाड़ लगा दिया वहां ने, फाइल का जैसे वहां चेक कर रहे थे, यहाँ ये कोड है, सेल टाइप निकालो, ठीक है। एक मिनट, नहीं ये मत करना, बस इतना ही लिखना भाई, सेल डॉट क्या लिखना, गेट सेल टाइप। अगर इसका टाइप क्या आता है, न्यूमेरिक आता है, तो ये मेथड चले, और नहीं तो फिर कौन सा चले, ये वाला चले। लेकिन दिक्कत ये है, एरर दे रहा है ना, क्योंकि रिटर्न टाइप में भी फर्क है भाई। ये तो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ये स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता। क्या करता है, बिल्कुल क्या करता है, डबल। डबल का डी कैपिटल में स्मॉल में होना चाहिए था ना, हमने किस में रखा है, कैपिटल में। क्लास मतलब उसके रैपर क्लास में रखा है ना, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ बड़ी झंझट भी है। चलो अच्छा एक बार दिखाते हैं, पहले झंझट देखो तो सही। अगर हम डबल में रख लें या किसी डबल में रख लें, चलो डेटा प्रिंट करके दिखाते हैं, ठीक है। अरे दोनों का नाम सेम है, एरर क्यों नहीं दे रहा, वो अलग में है, ये अलग, वो अलग इसमें है, ये एल्स में है, और उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। चलो भाई चला देते, अब सॉरी प्रिंट तो कराया नहीं। चला देते हैं, चल गया सब डेटा आया ना, नंबरवा कैसा है, एक मिनट, उसमें क्या लगा है, इसमें तो लगा है ना, पहले ये जो जुगाड़ लगाया है, ये जुगाड़ क्या करें, खत्म करें। अब चलाओ जरा, कुछ दशमलव मसलों करके आ जाएगा, 3-5 आ जाएगा। एक तो ये चैलेंज है, जैसे अगर मान लो यहाँ छोटा नंबर भी लिखा होता, जैसे यहाँ बड़ा नंबर लिखा है, चलो थोड़ा छोटा नंबर कर देते हैं। अब चलो दशमलव 0 आ गया ना, क्योंकि नंबर किस में है, डबल में है ना। ये एक चैलेंज है। अब इससे कैसे निपटा जाए, तो यही है, इसमें से दशमलव फालतू वाला क्या करना है, हमें हटाना है। तो ठीक है, तो फिर अगर दशमलव फालतू वाला हटाना है
तो फिर क्या करें, अब इसीलिए हम इसको रख रहे थे कहाँ, डबल में। ये एक रैपर क्लास है ना, इसके पास तो मेथड भी मिलेंगे, इसमें 3-5 हम कर सकते हैं। जैसे इसी का एक मेथड कॉल कर सकते हैं, सेल डेटा जो भी है, इसका नाम थोड़ा बदलते हैं यार, कंफ्यूजन ना हो, क्या DBL सेल डेटा, जिससे पता चले ये क्या है, डबल है, डॉट। अब इसका एक मेथड है इंट वैल्यू, तो इंटीजर दे देगा, दशमलव हटा देगा, लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर इंट, ये रिटर्न क्या करेगा भाई, देख लो, इंट। हमें आगे भी कुछ 3-5 करना है, इसीलिए इंट में रखने के बजाय हम कहाँ रख रहे हैं, इंटीजर में, इंट सेल डेटा। अच्छा ये बताओ, जब डेटा कहीं दोगे सेंड कीज में, तो सेंड कीज में नंबर भेज सकते हो, डबल कोट्स में नंबर दोगे तभी जाएगा, सीधे नंबर दोगे नहीं जाएगा। तुमको तो डेटा किसमें चाहिए, स्ट्रिंग में चाहिए ना, तो हमें ये डेटा भी स्ट्रिंग में ही रखना, मतलब जो भी डेटा हमें रखना किसमें है, स्ट्रिंग में। भले हम रीड कर रहे हैं, हमें डबल में मिल रहा है, फिर कन्वर्ट करके क्या किए, इंट किए, लेकिन अंतिम में फाइनली हमें किसमें चाहिए, स्ट्रिंग में। तो हमें काम करते हैं, जरा ध्यान से देखना, हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं, स्ट्रिंग सेल डेटा इक्वल्स टू क्या, नल। ना, और ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हमने, सेल डेटा, सॉरी सेल डेटा लिख रहे हैं हम, लिखें मेथड कॉल करें इंट सेल डेटा, इसका एक मेथड है टू स्ट्रिंग, तो कन्वर्ट कर देगा किसमें, स्ट्रिंग में, उसी को सेल डेटा में रखना। आ गया कि नहीं आ गया, अब एकदम परफेक्ट है, कोई भी समस्या इसको नहीं होगी। डेटा स्ट्रिंग हो, डेटा इंट हो, है ना, डेटा उसमें मिसिंग हो, अनटच्ड रो हो, अनटच्ड क्या हो ना, वो सेल हो, कुछ भी हो, ये परफेक्ट कोड है, ठीक है। अभी ये बेसिक कोड ही है, बस ये था कि ये ट्रिक्स हैं जो तुम्हें एरर से बचाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया एक सिंपल बात, लेकिन अब असली बात करनी है कि आखिर मेरे जो टेस्ट केसेस होंगे यार, देखो अच्छा ये बताएं, जानते हो, मान लो हम मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम क्या लिखें, टेस्ट केस, और टेस्ट केस में ही क्या लिख दिए, डेटा, टेस्ट केस में ही क्या लिख दिए, डेटा। अब सोचो अगर हमें मान लो टेस्ट केस में डेटा लिखने से मना किया जाए, हमसे कहा जाए कि सुनो जी एक काम कर, वैसे कोई हमसे बोले कि ये लो मैनुअल टेस्टर हैं, कोई ऑटोमेशन नहीं करना, हमको वो पकड़ा दे क्या, टेस्ट केस, और टेस्ट केस में डेटा लिखा नहीं है, तो फिर यार हम कैसे क्या डालेंगे टेस्ट केस में, जब टेस्ट केस को रन करेंगे पढ़ के, तो कौन सी वैल्यू डालेंगे और कौन सी वैल्यू नहीं डालेंगे। तो हमने उससे पूछा बताओ, तो कहा जो डेटा है हर टेस्ट केस में डालना है वो दूसरी फाइल में रखा है, मतलब टेस्ट केस के स्टेप्स अलग फाइल में हैं, कहीं और लिखे हैं, और उन टेस्ट केसेस में इस्तेमाल होने वाला डेटा कहीं और रखा है। तो कैसे रखा होगा, हम लोगों ने ऐसे बिखेर दिया होगा। भाई मेरे पास 200 टेस्ट केस हैं, हर टेस्ट केस में 20, 30, 40 डेटा यूज हो रहा है, तो मेरे पास कई हजार डेटा है, ऐसे ही रख देंगे तो कैसे, ऐसा तो है नहीं इस टेस्ट केस का डेटा उसमें यूज करेंगे, उसका इसमें यूज करेंगे, तो भैया ढंग से। कहाँ सो रहे भाई, नीचे बुलाने भी आए तो अब सो रहे हो कि सर जी जल्दी करो, आए सोना है आप पढ़ाओगे नींद आ जाएगी
क्या बोल रहे थे? हाँ भाई, डेटा रखे कैसे, है ना ये एक चैलेंज कि आखिर एग्जैक्टली डेटा रखा कैसे जाए। तो जानते हो वो लोग समझदार थे जो ऐसा किए थे, तो उन लोगों ने डेटा, देखो समझदार लोगों ने डेटा कैसे रखा, किसको यूज़ करें, बुक नहीं बुक, चलो ये तो बात की बात है। एक काम करते हैं, एक नई एक्सेल बनाते हैं और फिर बताना क्या उन लोगों ने सही किया या गलत। अलग जगह टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, टेस्ट केसेस का डेटा यहाँ लिखा है। तुम्हें पता है जहाँ टेस्ट केस लिखते हैं तो दो चीज़ होती है ना यार, टेस्ट केस का नेम और टेस्ट केस का आईडी। ये तो सबको पता है ना यार। टेस्ट केस को एक आईडी देते, जैसे ऐसे दे रहा है TC001, या वी टाइगर है तो VT001, VT002। यार भाई टेस्ट केस की बात करोगे तो होगा क्रिएट लीड फंक्शनैलिटी विद मैंडेटरी फील्ड। अब आपस में बातचीत में ये इस्तेमाल करोगे, ये नाम कैसे याद रखोगे? तो हम लोग इसीलिए तो आईडी दी जाती है कि आपस में बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। क्या अरे यार वो TC001 देख लो, उसमें दिक्कत है, TC005 में दिक्कत है, ये हमारे लिए कम्युनिकेट करना क्या है, आसान है ना। इसीलिए हर टेस्ट केस को क्या दी जाती है, एक टेस्ट केस आईडी। अरे हर सबको दी जाती है, हर रिक्वायरमेंट को दी जाती है रिक्वायरमेंट आईडी, जिससे बात करना आसान हो, कम्युनिकेट। भाई रिक्वायरमेंट 001, 003, 005 देख लेना यार। अब बजाय कि उनका पूरी कहानी लिखे, अरे वो वाली बात कर रहे हैं भाई, ऐसे वाला जिसमें वो था, जिसमें मैंडेटरी था, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है। इसलिए क्या देते हैं, आईडी, जिससे यूनिकली पहचाना भी जा सके। तो सेम वही उन लोगों ने भी कंसेप्ट किया था, टेस्ट केस लिखने वालों ने क्या बनाया। या मान लो ऐसा था, टेस्ट केस वो लोग लिख दिए, डेटा वो नहीं दिखे, कहे एक काम करो, किस टेस्ट केस में क्या डेटा यूज होगा तुम एनालाइज करो और डेटा बना के रख दो, जिससे फ्यूचर में कोई भी रहे तो वो डेटा टेस्ट केस भी पढ़े और टेस्ट केस का डेटा पढ़े, वही डाल के टेस्टिंग कर ले। हमको ये काम दिया गया। तो हम भाई ये हम देखे टेस्ट केसेस अपने देखे, तो मेरे 100 टेस्ट केस थे, मान लो सबके नाम ऐसे थे, VT001, VT002, VT003, ऐसे टेस्ट केस लिखे थे। तो हम सोचे अब मतलब हर टेस्ट केस के लिए हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए। एक रास्ता देखो, 2-3 रास्ते बताते हैं। एक रास्ता हमने ये देखा कि हम एक काम करते हैं, एक नई क्या बनाते हैं, शीट। एक नई क्या बनाते हैं, शीट। और मान लो पहला टेस्ट केस था VT001, ठीक है, क्रिएट लीड फंक्शनैलिटी, तो उसका नाम रख देते हैं मान लो यहाँ VT001। और इसके अंदर आते हैं जो डेटा चाहिए, जैसे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, हाँ फर्स्ट नेम चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, लास्ट नेम, ऐसे, और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मान लो मिडिल नेम है, फ़ोन नंबर, फ़ोन है ना, ईमेल है, सिटी, ऐसे ये सब डेटा हमें चाहिए था। तो ऐसे बना लें क्या, कॉलम, और इसके अंदर रख लें डेटा, जैसे भाई राहुल रख दिया, लास्ट नेम रख दिया, फ़ोन नंबर रख दिया, ईमेल रख दिया, जो भी सही नाम रखेंगे ये रख दिया, और सिटी लिख दिया, तो मोड नहीं सिटी हुई भाई अभी तो सेव कर दे, और डेस्कटॉप नाम रख दें कुछ भी, टेस्ट डेटा। तो ये अप्रोच लेके चले। 100 टेस्ट केस थे, ऐसे ही ऐसे करके क्या करें, 100 ठो क्या बना लें, शीट बना लें। हर शीट के अंदर एक टेस्ट केस का डेटा हो, जो पढ़ तो आसान नहीं रहेगा। टेस्ट केस पढ़ेगा, अब साइड में टेस्ट केस खोल लेगा, साइड में ये शीट खोल लेगा, पढ़ता जाएगा, और फर्स्ट नेम में राहुल डालेगा, लास्ट नेम में यादव डालेगा, मिडिल नेम खाली छोड़ देगा, फ़ोन नंबर में ये डाल देगा, ईमेल में ये डाल देगा, सिटी में ये डाल देगा ना। इसी तरह से VT002, लेकिन क्या होगा, नंबर ऑफ शीट्स क्या हो जाएंगी, अरे 3-4 ठो हैं तभी छोटे छोटा नाम दिख रहा है। जब 100 ठो बना लेंगे तो फिर तो ढूंढना भी क्या हो जाएगा, मेरे लिए बड़ा टेढ़ा हो जाएगा। फिर भले थोड़ा जो दिमाग लगाएं कि अलग अलग फाइल बनाएं, लीड की अलग बनाएं, अकाउंट की अलग बनाएं, दुनिया भर का ड्रामा करें। लेकिन एक अप्रोच और भी है,
वो कहती है कि आपके पास 100 टेस्ट केस है, 100 नहीं 1000 टेस्ट केस है, आपके पास 1000 टेस्ट केस है, तो टेंशन मत लो, एक ही शीट के अंदर हजारों का डेटा रखवा देंगे। एक ही शीट, जैसे एक शीट इस्तेमाल हुई है ना, इसी एक शीट के अंदर 1000 टेस्ट केसेस का डेटा रख देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सबके लिए, अब ऐसे इस वाले अप्रोच पे चलेंगे तो 1000 शीट बनेंगी, कैसे यूज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, सब मेरे लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा ना। तो दूसरे अप्रोच कहता है कि भैया हम एक शीट में सब मैनेज कर देंगे, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, एक टेस्ट केस का डेटा एक रो में आ जाएगा। तो 1000 टेस्ट केस है तो 1000 रो बना लो बस, एक ही में ढूंढना भी आसान, यूज करना भी आसान, सब कुछ क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वो अप्रोच क्या कहती है, ये देखो वो लोग डेटा कैसे रखते, वो लोग कहे हम डेटा ऐसे रखेंगे, एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे, मान लो बहुत से लोग रख देते हैं, ये पहला नंबर, ये तो हर जगह होता है ना, सीरियल नंबर, ये 1 2 3 4। फिर इसके बाद दूसरा कॉलम बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे टेस्ट केस आईडी। तीसरा कॉलम बनाएंगे टेस्ट केस नेम। ऐसे सीरियल नंबर दे दिया, मान लो क्या 1, टेस्ट केस आईडी दे दिया VT_001, टेस्ट केस नेम दे दिया मान लो क्रिएट लीड, वैसे स्पेस नाम देने में मत दिया करो, क्रिएट लीड फंक्शनैलिटी, कुछ भी रख दिया, ठीक है। अब डेटा कहाँ आया, ये तो नाम कहाँ हो गया। और देखो ध्यान से, ये लोग एक अप्रोच लेके चलते हैं, ध्यान से देखना इस चीज को। यहां कॉलम नेम देते हैं, क्या लिखा, अच्छा ये तो कल याद है हम दिखा रहे थे कि जब डेटा कोई उठाएगा अपने स्क्रिप्ट के अंदर, तो डेटा नहीं देगा, डेटा का क्या देगा, कॉलम का नाम देगा, और कोड जाएगा कॉलम के नेम पे, क्या उठा ले आएगा, डेटा। तो ये कॉलम का नेम है, एक तरह से क्या है, डेटा का नेम है, और ये जो है वो क्या है, डेटा की वैल्यू है। बस डेटा का नेम कॉलम में है और डेटा का वैल्यू जो है रो में है ना। तो भाई देखो, डेटा नेम 1 और डेटा वैल्यू 1, डेटा ये लोग कह रहे हैं ऐसे रखो। कितना डेटा रखना है, मान लो 20, नहीं, एक टेस्ट केस में कितना डेटा रखना है, टेस्ट केस 1000 है ना, एक टेस्ट केस में कितना रखना होगा, 20 30, बहुत बड़ा टेस्ट केस होगा तो 50। तो कहे कुछ मत करो, ये एक बनाए ना, इसे सेलेक्ट करो, देखो ध्यान से खींचते हुए चले गए, तुमको लग रहा है मैक्सिमम डेटा कितना होगा, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा क्या करते हैं, राइट क्लिक करो, रो हाइट नहीं हमें चेंज करनी, हमें चेंज करनी है क्या, जो भी है, कॉलम विड्थ कर देते हैं, अब सब सही हो गया ना, थोड़ा अच्छा दिखे, अलग अलग हो, इसको क्या कर देते हैं, कलर्ड कर देते हैं। इसका कलर चेंज करके ग्रीन कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं ना। ऐसे डेटा रखो। डेटा कैसे रखोगे, अब ये दिखाते हैं। फर्स्ट नेम रखना था ना, तो जो कॉलम रख रहे थे, कॉलम मत रखो,
फर्स्ट नेम जो तुम्हारा कॉलम का नाम था वही कहाँ इस्तेमाल करो, डेटा नेम में, और डेटा वैल्यू तुम्हारा राहुल था ना तो वहाँ यूज करो क्या, राहुल। डेटा नेम टू क्या, लास्ट नेम। डेटा वैल्यू टू क्या, यादव। देखो हर डेटा की वैल्यू को एक नाम दोगे, बाद में उसी नाम से उठाओगे, दिखाते हैं। ऐसे और क्या तीसरा था, फोन नंबर, तो लिख दो क्या, फोन। क्या करो, हाँ मिडिल नेम। देखो कभी इन चक्कर मत पड़ना कि पहले फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम, डेटा है आगे पीछे लिख सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन नंबर वैसे खुद से डेटा देना रहा करे तो एपॉस्ट्रॉफी लगा दिया करो। जहाँ बहुत ज़्यादा ना रहे, झंझट रहे तो क्या करें, मजबूरी है फिर तो करना पड़ेगा, नहीं खुद से डेटा डाल रहे तो अपने आप एपॉस्ट्रॉफी क्या कर दिया करो। क्योंकि तुम्हें पता ही है सेलेनियम भी जहाँ इस्तेमाल करता है वहाँ उसको स्ट्रिंग ही चाहिए होता है ना। 3 ऐसे ऐसे। चौथा डेटा बताओ क्या डालें, मान लो सिटी है और स्टेट, ऐसे ऐसे सबको देते, सारा डेटा देते चले जाओ। कंट्री मतलब जो जो इस टेस्ट केस में डाल रहे हो भाई, हो सकता है 5 ही चीज डाल रहे हो तो 5 ही डालो, 50 तो डाल रहे हो तो 50 डालो, कम ज़्यादा डालने कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ क्या बंदा ऐसे नहीं ढूंढ लेगा, जब टेस्ट केस पढ़ेगा VT 001 पे काम करना है तो वो आएगा कहाँ, इस पे, ये वाले हटाओ, ये प्रूफ बेकार है ना। इसका नाम भी थोड़ा सा अच्छा रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्या, डेटा। ये आएगा, अच्छा तुम कहोगे VT 001 तो पकड़ लेगा ये है, उसको पता चल जाएगा, उसको बताई सिखाई दिया गया है कि भैया देखो सारा डेटा इसी में रखा है। डेटा नेम है, डेटा वैल्यू है, टेस्ट केस में लिखा है ना फर्स्ट नेम, वही तो लिखा है जो डेटा नेम है, और यहाँ से आके फर्स्ट नेम ढूंढना, फर्स्ट नेम ढूंढना, उसी के सामने जो होगा वो उसका क्या होगा, डेटा होगा। लास्ट नेम, फोन नंबर, क्या फोन लिखा है टेस्ट केस में, लिखा तो फोन डालो, क्या नंबर डालें, उसको पता है फोन, वो आके देखा ओहो ये है डेटा नेम, फोन नंबर, और वैल्यू क्या है ये, तो जाएगा ये नंबर, क्या करेगा, डाल देगा। सिर्फ डेटा नहीं, देखो याद रखो, डेटा ऐसे ही रख दोगे बिना नाम गांव के तो उठाओगे कैसे, डेटा बिना नाम गांव के रख दोगे तो उठाओगे कैसे। जब रख दोगे तो उठाओगे कैसे, नाम तो देना है, तुम कॉलम में दे रहे थे, ये कह रहे हैं नहीं भैया कॉलम में मत दो, ऐसे दो। बस फर्क क्या आएगा, फर्क ये आएगा, एक तो नंबर ऑफ शीट्स क्या हो गई, बच गई, कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन एक चीज बढ़ जाएगी, वो ये पहले 10 डेटा रखते तो 10 कॉलम में आ जाता ना भाई, कॉलम हो गया डेटा, नीचे डेटा रख रहे थे, अब एक कॉलम डेटा नेम के लिए चाहिए, एक कॉलम डेटा वैल्यू के लिए, तो 10 डेटा रखोगे तो कितना डेटा हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। तुम ही देखना नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, तब भी पहले से वो क्या है, कम से कम 1000 सीट या 500 सीट यूज करने से तो हम क्या हो गए, बच गए ना। तो बोलिए सही है कि नहीं है। तो ये आपका इस तरह से डेटा रखना है। सर अगर डेटा में स्पेशल कैरेक्टर रहेगा तो लिखो, स्पेशल कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है, बस ये नंबर आता है तो कंफ्यूज करता है। अगर जैसे इनका कहने का मतलब है सर जी नाम में ऐसा होगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ये इसको उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या करो, हाँ अब जैसे ना, अब देखो ना वही है डेटा नेम 1, डेटा वैल्यू 1, डेटा नेम 2, डेटा। अब जैसे दूसरा टेस्ट केस है, मान लो मेरा दूसरा टेस्ट केस है नंबर 2, ये है VT और इसका 002, ये है मान लो डिलीट, ये है क्या, डिलीट लीड या डिलीट लीड फंक्शनैलिटी, चलो फंक्शनैलिटी लिख देते हैं। तो यहाँ अब डिलीट करने में हो सकता है हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं, वहां भी अप्रोच वही चलेगा भाई। डिलीट वाले टेस्ट केस में जो जो डेटा चाहिए, डिलीट वाले टेस्ट केस में जो जो डेटा चाहिए वो डेटा का नाम देना, नाम अपने मन से जो मन करे वो देना, और क्या देना, डेटा की वैल्यू। वही स्ट्रक्चर, अरे कोई कॉलम वालम कुछ नहीं बनाना,
अरे यार बताओ, डेटा इसमें भी इस्तेमाल होगा और डेटा ये हर रो अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है, क्योंकि अपने ही अंदर एक रो में एक सेल में डेटा रखती है, सामने एक सेल में डेटा का नाम रखती है, सामने क्या रखती है, वैल्यू, नाम वैल्यू, बस 2 3 4 क्या हर बस ये जान लो, ये अप्रोच लेके चलोगे तो एक सिंगल टेस्ट केस को सिर्फ 1 रो की रिक्वायरमेंट होगी, एक से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें, याद रहेगा। तो बस अब आप लोगों के लिए एक काम है कि 3-4 टेस्ट केस लिखिए और उस 4 टेस्ट केस 5 टेस्ट केस में जो डेटा चाहिए उसको यहाँ एकदम ढंग से तरीके से रखिए। तो अभी तो आप मैनुअल से कर रहे हो, अपाचे POI का कोड हम बेसिक जान ही गए हैं, अब हमको क्या करना है, उठाना है। हाँ, कैसे रखें, अच्छा कैसे उठाएंगे, कोड लिखा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल कोड नहीं है भाई। जैसे कोई टेस्ट केस होगा, जानते हो कि मेथड कहाँ है, मेथड ये तो अभी तुमको ऐसे बताएं, दिखाते हैं, कल ढंग से बनाएंगे, मंडे को एक मेथड बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे पब्लिक, चलो अभी YD लिख देते हैं, गेट टेस्ट केस डेटा, और पैरामीटर में मांगेंगे स्ट्रिंग और मांगेंगे क्या, में मांगेंगे टेस्ट केस ID। अब इसमें पूरा POI का ऐसा कोड लिखेंगे जिससे कि कोई बंदा जो इसे क्या करेगा, दिखा इसको अभी स्टैटिक बनाते हैं, कॉल करेगा तो क्या करेगा वो मेथड, गेट टेस्ट डेटा और भेजेगा क्या, VT_002। तो इस दूसरे टेस्ट केस का सारा डेटा उठ के आ जाएगा, पूरा नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा, सिर्फ कितना आएगा, इस रो का सारा डेटा, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारी और रो बनी, सैकड़ों बनी रहेंगी, जो डेटा उठाना रहेगा यही मेथड हम बनाएंगे, इसके अंदर कोड लिखेंगे, गेट टेस्ट केस डेटा, टेस्ट केस का क्या दो, ID भेजो, डेटा लो। अब उसका लॉजिक हमें लिखना होगा कि कैसे ID पे डेटा आएगा। क्लियर है ये बात? तो सब लोग ये जरूर करना, तो बहुत ढंग से समझ में आएगी बात ये, है ना। और ये भी याद रखना, इंटरव्यू में जब भी ये कोड लिखवाएगा अपाचे POI का और लिख दोगे तो बहुत खुश होगा। अक्सर लोग कोड लिखते नहीं है, किसी कंपनी में गए, वहाँ मिल गया डेटा उठाने का, वही लेके क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। 80-90% ये कोड नहीं लिख पाते। तो अगर अपाचे POI का कोड लिखोगे तो जो भी सामने वाला इंटरव्यू ले रहा होगा वो इम्प्रेस होगा, और मुश्किल तो नहीं है बहुत, है ना। एक सिंपल बड़ा वो है, स्ट्रक्चर्ड है और बड़ा स्टेप बाय स्टेप है चीज़ें कैसे हमें वो अप्रोच करनी है, ठीक है। अच्छा, मैप आप लोग को नहीं बताया गया है? तो चलिए आज एक बताते हैं चीज़, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, लिस्ट तो बताया गया है भाई, सेट बताया गया है, एरे बताया गया है। एरे में भी डेटा रखते हो, लिस्ट में भी डेटा रखते हो, सेट में सबकी अपनी अलग अलग क्वालिटी हैं। एरे की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, सबसे अच्छी क्वालिटी एरे की क्या है? एरे कहाँ है, हम एरे की बात कर रहे हैं, एरे की सबसे अच्छी क्वालिटी है, सब मेन बात नहीं बता रहा। एरे की सबसे अच्छी बात यह है कि वो डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट दोनों को सपोर्ट करता है, और कोई कलेक्शन का, कोई भी कलेक्शन फ्रेमवर्क के जितने भी हैं, चाहे लिस्ट हो, सेट हो, मैप हो, जो भी हो, सब डेटा टाइप आते ही क्या कर देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं। उसमें मजबूरी होती है कि इंट को रखो कहाँ, इंटीजर में, डबल मेमोरी खर्च करो। लेकिन एरे ही एक ऐसा सिर्फ है जो डेटा टाइप को सपोर्ट करता है और ऑब्जेक्ट को भी करता है। बाकी सिर्फ ऑब्जेक्ट को करते हैं लेकिन डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करते, ये बाकी सब की कमी है। एरे की जो सबसे अच्छी बात है, जिसे हम कहें, वैसे तो है ही होमोजेनियस होता है, वैसे होमोजेनियस तो सभी होते हैं, साइज सब में निकलती है। एरे में तो बुरी बात है कि फिक्स्ड इन साइज है। सबसे अच्छी चीज़ एरे की यही है
कि एरे का कंसेप्ट जो जानता है वो इन डेटा टाइप्स को भी यूज़ कर सकता है कम मेमोरी में और ऑब्जेक्ट को भी कर सकता है। एरे लिस्ट वाले की तो मजबूरी होगी क्या करना भाई, डेटा टाइप यूज ही नहीं कर सकता, या तो ऑब्जेक्ट यूज करे, मजबूरी है नंबर यूज करने की तो इंट में रख के नहीं करेगा, इंटीजर में रख के करेगा। और इंटीजर में रखेगा तो वही नंबर 4 के बजाय कितनी मेमोरी लेने लगा शुरू हो जाएगा, 8 बाइट लेना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो सब लोग डेटा रखते हो और डेटा किस पे जाता है? इंडेक्स नंबर पे। एरे में भी, एरे लिस्ट में भी। और भैया भूलना मत, ये तो इंटरव्यू में बहुत पूछेंगे, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में अंतर हम बताए होंगे बड़े अच्छे से, कौन कब कहाँ फास्ट, ये लिख लो भाई, नोट्स बना लो ये चीज़ें। तो जैसे ये सब एरे लिस्ट वर्सेस लिंक लिस्ट, ठीक है, लिस्ट वर्सेस सेट, सेट वर्सेस मैप, एरे वर्सेस लिस्ट, ये 4-5 ऐसे डिफरेंसेस हैं जो मतलब आप मान के चलो सब कुछ ऐसे जो क्वेश्चन नहीं बताते हम क्लास में, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 80% रिपीट होते हैं। मतलब तुम ही 20 क्वेश्चन इंटरव्यू दोगे तो तुम्हें पता चलेगा 16 इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया। समझ रहे हो? तो उसमें ये भी है लिस्ट वर्सेस सेट, एरे लिस्ट वर्सेस लिंक लिस्ट, और उसमें तो क्लास में हम सब बताएंगे कब कौन यूज करते हैं, कब कौन यूज नहीं करते, उसकी नोट्स बना लेना। चलो अच्छा, आ जाए कहाँ आ गए हम लोग? अब मैप की बात करें तो देखो, चलो चेक पहले देख ही लेते हैं। एक एरे लिस्ट में डेटा ऐड करो, कैसे है याद है? एरे लिस्ट, और मान लो हम यहाँ रख दें, नाम रखना चाहते हैं तो क्या रख दें? स्ट्रिंग। और तुम्हें ये भी याद है कि नहीं सबको, एरे लिस्ट का पेरेंट लिस्ट होता है, लिस्ट एक इंटरफेस है, ये सब याद रखना भाई, पूछेंगे लिस्ट क्या है, इंटरफेस है, क्लास है, किसका पेरेंट है किसका नहीं है, ये रिलेशन नहीं भूलने हैं। लिस्ट है ना? चलो किसी की इंफॉर्मेशन रखते हैं, जैसे क्या, अपनी ही रखते हैं, लिस्ट ओबीजे डॉट ऐड मेथड। और चलो एक काम करते हैं, अपने बारे में 3-4 इंफॉर्मेशन रखनी है ना। चलो एक नाम रख देते हैं, फर्स्ट नेम, एक लास्ट नेम, एक सिटी, एक प्रोफेशन मान लो आईटी, एक मान लो क्या स्टेट है, सॉरी स्टेट क्या, हाँ उत्तर प्रदेश। आ गया? अब बताओ हमको वो चाहिए, अब प्रोफेशन चाहिए तो कैसे निकालेंगे? लिस्ट बीजे डॉट गेट, क्या भेजे? 0 ना भाई, 0 पे तो राहुल मिलेगा, 1 पे यादव, 2 पे भदोही, 3 पे क्या मिलेगा? आईटी। लिख दे 3, और मिल गया क्या? स्ट्रिंग। और ये हो गया आप मेरा प्रोफेशन है जो भी है। और चाहे तो क्या कर दे, आ गया ना आईटी? बढ़िया है सब। अच्छा लो, अपना गांव तो भूल ही गए हैं, तो चलो वो भी लिख देते हैं। हाँ। अब मिलेगा प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या आ रहा है? भदोही। क्यों? क्योंकि डेटा नंबर्स पे स्टोर्ड है ना, 0 पे ये, 1 पे ये, एक डेटा भी बीच में ऐड किए तो सबका नंबर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अरे 4-5 डेटा है यार, नंबर मुंह से बोल भी ले रहे हो, अगर 100 डेटा रहेगा तो कैसे याद करोगे? अरे 12वें नंबर पे फ़ोन नंबर है यार, हैं, और जरा से मतलब इतना याद करना, लिखना, यूज करना सब क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा ना। एरे हो, लिस्ट हो, सेट हो, और सेट में और सेट से डेटा उठा लोगे, सेट से कैसे डेटा उठाओगे? या बताया, याद रखना, सेट में बताए थे गेट नाम का मेथड नहीं होता, ये उसमें बताए होंगे। फॉर ईच लूप लगाते हैं और सारा डेटा एक बार में लूप से रीड करते हैं। अच्छा, तो भाई जो भी है डेटा सब कहीं ना कहीं नंबर पे स्टोर हो रहा था, इसीलिए। अच्छा ये सोचो जरा, अब एक चीज़ और दी याद करो, तुम्हारे पास डिक्शनरी है ना? उस डिक्शनरी में जाओ, चीज़ों के शब्द हैं, मतलब वर्ड्स हैं, और उनकी क्या है? मीनिंग है। वर्ड्स है, मीनिंग है, वर्ड्स है, मीनिंग है। सोचो अगर सिर्फ मीनिंग होती तो कैसे ढूंढते?
तो तुमको ऐसे याद रखना पड़ता, अरे 777वें नंबर पे गो का मतलब लिखा है। हाँ, तो इस तरह से वो जो डिक्शनरी होती यूज करना बड़ा क्या हो जाती, टेढ़ी हो जाती ना। डिक्शनरी देखो कैसे होता है, वर्ड होता है मीनिंग होती है, वर्ड होता है मीनिंग होती है, तब तुम्हारे लिए आसान होता है ना। गए गो ढूंढे, गो के सामने तुम्हें मिल गया क्या, उसकी वैल्यू। तो जो उसकी मीनिंग है वो उसकी वैल्यू है, जो वर्ड का नाम है वो की है, उसी की के सहारे। तो अगर गो की वैल्यू ढूंढे, कहें तुमसे कहें गो की वैल्यू ढूंढो, तो क्या करोगे, की पहले गो ढूंढोगे ना, कि मीनिंग में जाकर ढूंढना चलोगे। पहले गो मिल जाएगा तो जानते हो सामने उसी क्या लिखी होगी, मीनिंग। डिक्शनरी इसी कंसेप्ट पे चलता है ना, की और वैल्यू। इसी वजह से डेटा रखने का भी एक अप्रोच रखा गया, जिसको बोला गया मैप, या बहुत सी लैंग्वेजेस इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं। और किस नाम से जानते हो, डिक्शनरी नाम से। वो लिटरली यही वर्ड यूज करते हैं, बहुत सी जगह डिक्शनरी नाम की क्लास मिलेगी या डिक्शनरी नाम का, और डिक्शनरी में यही कंसेप्ट होगा कि डेटा को आप की और वैल्यू के फॉर्मेट में रख सको, जिससे कल को उठाना हो तो आपको ये ना याद करना हो 5वां है कि 7वां है। आप की का नाम भेजो और वैल्यू लेके आए, जैसे यही देखे थे इसमें रखे थे ना। अब यही आपको हम जावा में जो मैप है उसमें रख के डेटा दिखाते हैं, और मैप नहीं, उसका नाम है हैश मैप। याद है, हैश सेट था, ट्री सेट था, लिंक्ड ट्री, हाँ लिंक्ड हैश सेट था, 3 थे ना। तो यहाँ भी याद रखना, हैश मैप है, ट्री मैप है, लिंक्ड हैश मैप है। तो याद करो, भैया एक तो पढ़ लो तो दोनों आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो दोनों से गायब रहोगे। समझ रहे हो, दोनों एकदम मैच्ड हैं, ऐसा नहीं 2 चीज़ पढ़नी पड़ेगी। अभी हमें दोनों में वो बता देंगे जब तक। तो हैश मैप ऐसा होता है ना कि इसमें सिर्फ जैसे यहाँ डेटा रखे हो, यहाँ डेटा नहीं रखोगे, सिर्फ डेटा भी रखोगे, डेटा को एक नाम भी दोगे, जिसे वो लोग बोलते हैं की, और डेटा को बोलते हैं क्या, वैल्यू। देखो तभी तो हैश मैप की ग्रेटर देन लेस देन में एक चीज कामा लगा के 2 चीज मांग रहा है, कह रहा की बताओ और वैल्यू बताओ। वो नहीं कहता, वो तो कहता ना सिर्फ स्ट्रिंग बता दो। एरे लिस्ट क्या बोला, बता दो भाई डेटा कैसा होगा, स्ट्रिंग होगा। वो कह रहा ना भाई ये बताओ तुम्हारी की कैसी होगी और तुम्हारी वैल्यू, इसमें 2 चीज रखेगा। दिखाते हैं, जैसे हमको पता है भाई फर्स्ट नेम भी स्ट्रिंग है और वैल्यू भी क्या है, स्ट्रिंग है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। अब हैश मैप का जो ऑब्जेक्ट बनाया, हैश मैप में भी रख सकते हो, और याद रख लेना हैश मैप का पेरेंट है कौन, मैप। जैसे एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट का लिस्ट है, हाँ लिंक्ड हैश सेट इन लोग का कौन है, सेट है, ऐसे इनका कौन है, मैप है। नाम तो कुछ भी रख सकते थे इसका, चलो मैप ओबीजे रख देते हैं। अब यही लोग डेटा रखते मैप वाले तो ऐसे रखते मैप ओबीजे डॉट, वहाँ ऐड मेथड होता है ना, यहाँ मेथड होता है पुट। क्या होता है, पुट। 2 पैरामीटर मांग रहा है, की और वैल्यू। तो हम यहाँ लिख देते फर्स्ट नेम, और वैल्यू में डाल देते क्या, राहुल, ऐसे। लास्ट नेम, और मान लो सिटी, स्टेट, प्रोफेशन, और लास्ट नेम में यादव, सिटी में भदोही, उत्तर प्रदेश, और प्रोफेशन में लिख दें क्या, ठीक है। अच्छा पहले डेटा ऊपर नीचे कर देते तो सब गुड़ गोबर हो जाता ना, मांगते क्या मिलता क्या। अब हम कह रहे हैं कुछ भी ऊपर नीचे करो इसमें। अब लेकिन इसका डेटा उठाने का तरीका देखो, ये नंबर से डेटा उठाता है नहीं, किसी नंबर की टेंशन हो। मैप ओबीजे डॉट मेथड क्या यूज करता है, गेट, और इसमें भेजता है क्या, की का नाम। अब तुम भेज दो सिटी और वैल्यू तुम स्ट्रिंग में पा जाओगे। चाहो तो प्रिंट करा के क्या करो, देख लो।
मैटर नहीं करता सिटी ऊपर है कि सिटी नीचे है, क्योंकि ये नंबर से डेटा उठाता नहीं है। ये किससे उठाता है? की से। वो तो उठा ही रहा था। ये यहाँ पे डाल दो क्या? स्टेट, और उसको ऊपर नहीं कर दो क्या? हाँ, की का नाम गलत दोगे तो नहीं मिलेगा। अब डिक्शनरी में गलत स्पेलिंग लेके ढूंढोगे तो कहाँ पाओगे? हैं? हाँ, ये बात समझ में आई सबको? अच्छा है कि नहीं है? लेकिन इसकी एक बड़ी एक है, इसमें ये मेमोरी ज़्यादा लेगा ना भाई। डबल चीज़ रख रहा है ना। वो तो बस डेटा डेटा ही रख रहे थे, सॉर्ट हो। ये सॉर्ट हो डेटा रखेगा तो सॉर्ट हो नाम भी रखेगा कि नहीं? तो मेमोरी तो क्या ले लेगा? ये डबल ले लेगा ना। लेकिन यूज करने में क्या होगा? जैसे हम लोग को लगता है मेमोरी मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है भाई? उठाने में, यूज करने में, कभी ऊपर नीचे हो तो दिक्कत ना हो। तो बेस्ट है कि नहीं है? याद रहेगा? हैश मैप बढ़िया है कि नहीं? ये बताओ पहले। इसमें भी है पुट मेथड और गेट मेथड। क्लियर रहेगा? बढ़िया है कि नहीं है? हम क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि हम भी डेटा अपना ऐसे ही रखेंगे। इसको रखेंगे की में, इसको रखेंगे वैल्यू में, इसको की में, इसको वैल्यू में। इससे क्या बेनिफिट होगा हमें कि जब जहां टेस्ट केस में डेटा उठाना हो तो नंबर खंबर थोड़ी रखेंगे 0 1 2 3 5। हम की का नाम भेजेंगे, वैल्यू फट से ले मिल जाएगा। आई बात समझ में? इसमें भी देखो डुप्लीकेसी का मतलब क्या है। ये देखो, सेम नेम की दो की नहीं हो सकती। अगर बना दी, जैसे यहाँ क्या बना दिया है फर्स्ट, देखो तो याद रखना हैश मैप में डुप्लीकेट की अलाउड नहीं है। अगर दो रखोगे तो एक ही बचेगा। कौन वाला? अब बताओ, फर्स्ट नेम में क्या आएगा? फर्स्ट वाला नहीं। देखो फर्स्ट नेम में पहले राहुल डालेगा, फिर फर्स्ट नेम में यादव डालोगे तो राहुल हटा देगा यादव, लेकिन फर्स्ट नेम कितने रहेंगे? एक ही। तो डुप्लीकेट की अलाउड नहीं है। और अगर कभी डुप्लीकेट होगा तो जो रिसेंट वाला होगा उसकी वैल्यू उस की में पड़ी होगी। एक काम करो ना, एक पॉइंट लगाओ और लाइन बाय लाइन क्या करो। देखो अभी एक ही की ऐड हुई है, वैल्यू फर्स्ट नेम बराबर राहुल। ये लाइन चलेगा तो फर्स्ट नेम बराबर यादव, तो राहुल हटा देगा, लेकिन दो तो फर्स्ट नेम नहीं रखेगा। सेम की अलाउड, डुप्लीकेट की अलाउड नहीं है। लेकिन ये लोग तो यूनिक है ना, इसलिए इनकी साथ ये झंझट नहीं आएगी। इनको देखो, वो लोग सिर्फ डेटा डेटा रख रहे थे ना। ये की वैल्यू फिर कॉमा, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, ये की वैल्यू पेयर में रखता। ठीक है, तो चलो इतना ही रखते हैं। इस मैप के बारे में दो चार बातें और हैं, वो कल की क्लास में बताएंगे। और इसके बाद फिर, और अब आप लोगों के लिए ये काम है कि आप लोग जरा डेटा देखिएगा। तो आपके पास शीट रेडी रहेगी, हम कोड कर देंगे आपका फटाफट। तुम देखना बिना डेटा के स्क्रिप्ट में यहाँ से डेटा उठा के कोड चलना क्या हो जाएगा, मंडे को ही स्टार्ट हो जाएगा चलना। बस आप लोग ये डेटा अपना तैयार रख लेना, और जैसे बताया है वैसे। और एक गलती मत करना, जैसे एक चीज़ है, डेटा की वैल्यू में स्पेस हो कोई बात नहीं, लेकिन जो डेटा का नाम देना उसमें स्पेस मत देना। भाई मेरा फुल नेम राहुल यादव है, उसमें स्पेस है थोड़ी कोई बदल सकता, लेकिन हम फुल नेम जो उसको नाम, अपने डेटा को एक नाम दे रहे हैं फुल नेम, उसमें से तो स्पेस मेरे कंट्रोल में है ना। तो डेटा की में स्पेस, डेटा नेम में स्पेस मत देना। और वैल्यू में अगर स्पेस होगा तो भाई क्यों नहीं दोगे? स्पेस है तो दोगे, वो तो तुम्हारे बस में है नहीं। जो डेटा जो एप्लीकेशन में यूज होगा वही यूज करोगे ना, ऐसे थोड़ी नहीं करोगे अपने मन से यूज करोगे। ठीक है, तो भैया इसके लिए ज़रा 4-6 रोज बनाना और 4-6 टेस्ट केस लिख लेना फटाफट, और उसके लिए यहाँ पे डेटा फिट कर देना। और एक काम करना, 3 काम करना। वैसे ऑटोमेट तो किए ही हो टेस्ट केस, वही जो ऑटोमेट किए हो 3-4, वही 4-5 टेस्ट केस लिख देना। 4-5 ऑटोमेटेड हैं, 4-5 का डेटा रख देना। मंडे को हम आएंगे, वही जो मेथड नहीं बना रहे हैं उसी मेथड में कोड डाल लिखेंगे और लॉजिक लिखेंगे, लिख देंगे,
फिर अपने फ्रेमवर्क में वही कॉपी करके क्या मारना, पेस्ट, और चलना स्टार्ट। ठीक है, तो चलो इतना ही करते हैं। ठीक है।